अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद उसामा। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के पाक नाम से जो सच्चा है और सच्चों को पसंद करता है। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन उनमें से कोई भी जवाब नहीं देगा। हम उनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे और गुनाहगार जहन्नुम को देख कर समझ लेंगे कि वो इसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन इससे बचने की जगह ना पाएंगे। सूरह कहफ की आयत नंबर 52 से 53 का नाज़रीन उर्दू तर्जुमा आपने मुलाहिज़ा किया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने गज़ब से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें हर वक्त तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, कल की अहम खबरें। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक बड़ा जलसा किया है। जलसों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लाहौर में तारीखी जलसे किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मीनार पाकिस्तान में जो जलसे किए उन्होंने तारीख रकम की। और कल का जो जलसा था यकीनी तौर पर चाहे मुखालिफिन भी हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन ये मानते हैं कि जलसा बड़ा था कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कल इमरान खान साहब ने कुछ ऐलानात भी किए हैं और कुछ तनकीद का निशाना भी बनाया है हुकूमती वज़रा को, हुकूमती अरकान को। इस पर तफसीली बात करेंगे आज। इसके साथ साथ कल वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी एक तकरीब से खिताब किया था और शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान सोच समझ कर फैसला करो, थक जाओगे, कर्जे माफ़ करने वालों के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ बातें की हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बाद हुकूमती वज़रा जिनमें परवेज़ रशीद साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और तलाल चौधरी साहब भी कुछ मीडिया से बात करते रहे तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले। आज की तमाम तर अहम खबरों पर बात करेंगे और आज इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे जनाब मोहतरम सईद आसी साहब। वेलकम आसी साहब, तशरीफ लाए। मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, आसी साहब से तफसीली बात करेंगे। सेगमेंट शामिल करते हैं नवाए वक्त टुडे। सबसे पहले लीड नवाए वक्त की। कारकुनान तैयारी रखें, किसी भी वक्त रायबंद जाने की कॉल दे सकता हूं। इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को एक बार फिर से तैयार कर लिया और इमरान खान साहब कहते हैं कि इतवार को फैसलाबाद में भी जलसा होगा। अब कमिंग संडे फैसलाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ जाएंगे और वहाँ पर जलसा करेंगे। और साथ ही साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब को हस्बे रिवायत इमरान खान ने तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर जो उनके वज़रा हैं, दानियाल अजीज़ हैं और दीगर, उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया। और ये जो अहम ऐलान जो सामने आया है कि रायबंद जाने के लिए तैयार किया है इमरान खान साहब ने। तो आसिफ साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब का कल का जलसा, सर जो स्लोगन था करप्शन से छुटकारा इमरान खान ने पुकारा, ये बड़ा अट्रैक्टिव था। आपके नज़दीक आवाम को अट्रैक्ट किया इतना ये स्लोगन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको कल देख रहा था, आप खुद भी रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ जलसे में। तो पहले आप बताइए कि आपका क्या अंदाज़ा है। सर ये एक यानी कि एक सड़क है उसमें जलसा हुआ है। लेकिन आसिफ, अगर देखा जाए तो सड़क मॉल रोड कोई छोटी सड़क नहीं है, काफी कुशादा सड़क है। और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की जो एक रिवायत है, क्योंकि कल मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया जलसे के अंदर जाके, तो सर एक अच्छा जलसा मेरे नज़दीक एक बड़ा जलसा था। देखिए, मैंने इस प्रोफेशन में बड़े जलसे अटेंड किए हैं, सड़कों पर भी, ग्राउंड में भी, पार्कों में भी बहुत सारे जलसे। मैंने MRD की तहरीक के दौरान कोई 8 साल चली वो तहरीक और बहुत कुछ देखा मैंने। सड़क पर जलसे का इंतखाब उस वक्त किया जाता है जब कंसर्न जो पार्टी है या इत्तेहाद है उनको ये तवक्को नहीं होती कि इतने लोग इकट्ठे हो पाएंगे, तो उस वक्त सड़क का इंतखाब करते हैं। सड़क एक भरम, आप कह रहे हैं कि एक भरम उसमें कायम रह जाता है। तो ये जलसा उस हवाले से अगर आप कंपेयर करें इमरान खान के, जिस तरह आपने जिक्र भी किया मीनार पाकिस्तान पे जो हुआ था जलसा उसका, या इस तरह कराची में जो वहाँ उन्होंने शारा फैसल और कायद आज़म के बाज़ार पे जलसा किया और बिलाशुबा बहुत बड़ी गैदरिंग थी उन जलसा में। फैसलाबाद का जलसा भी बहुत बड़ा था। तो कंपैरेटिवली अगर हम सिर्फ जलसों का एनालिसिस करें तो उसमें मुझे तो कोई इतना ज़्यादा यानी कि इसमें नज़र नहीं आता कि कल का ये जलसा उस टेम्पो का था। ठीक है, नारेबाजी बहुत हुई उसमें, उस जलसे में। और एक जो रिवायत है तहरीक इंसाफ के ऐसे इज्तिमात में ख़वातीन के साथ बदतमीजी की, वो भी, उसका मुजाहरा भी कल यहाँ भी देखने में आया, जिस पर शोर गौगा इस वक्त जारी भी है। तो बात ये है कि आप इस वक्त ये जो जलसे जुलूसों की सियासत का आगाज़ किया है, क्या पर्पज़ इसके पीछे क्या है? बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि एहतसाब
ठीक है ना, नारा लगाते हैं एहतसाब का, नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिवाय सियासत के और कुछ नहीं है। इस एहतजाजी तहरीक में इनकी असल नीयत जो है वो एहतसाब की है ही नहीं। आप पूरा एनालिसिस करें ना इस पूरी तहरीक का, तो उसमें आप देखें जिस तरह पैंतरे बदले हैं। मैं किसी की वकालत तो नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन जो हकायक हैं उसमें आप देखिए ये पनामा लीक्स के मामले पर जी क्या पैंतरा क्या बदला है, खुसूसन तहरीक इंसाफ की बात मैं वही मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जब से ये पनामा पेपर्स का इशू जब से शुरू हुआ है, उस वक्त से देखिए आप, यानी कि एलिगेशन उसमें अगर आप कहें पनामा पेपर्स में किन किन के नाम थे वो भी सबके सामने, कोई 200 से ज़्यादा लोगों के नाम उसमें हैं। तो टारगेट होना भी चाहिए, वैसे रूलिंग फैमिली जो है उसको टारगेट होना भी चाहिए अगर उनके नाम है ऑफशोर कंपनियों के हवाले से। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने अपने दिफा में जो कुछ किया, जो कहा, वो उनका अपना मामला है। लेकिन बात ये है कि उन्होंने पहले यानी कि एक कमीशन की तश्कील का ऐलान किया सबसे पहले, जिसमें ज़ाहिर है उनके अपने मकासद होंगे कि साबिक जज की सरबराही में, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है ना, होना भी चाहिए था, होना भी चाहिए था रिजेक्ट, क्योंकि एक तासर ये था कि कोई बंदा जो अपने मामले का जज खुद नहीं हो सकता, तो नहीं करना चाहिए था इन्हें ये। यानी कि उस वक्त ही एक डोर ओपन करते अपोजिशन के लिए, उन्हें कहते कि आप सजेस्ट करें कैसे इसको टैकल करना है, कमीशन बनाना है, क्या करना है। वैसे तो असूल की बात तो ये है कि जब ये पनामा पेपर्स का इशू शुरू हुआ, जिन जिन लोगों के नाम थे वो रज़ाकराना तौर पे, इखलाकियात का ये तकाजा था, कानूनी तकाजे तो उन्होंने ज़ाहिर पूरे किए होंगे ना, इखलाकियात का यही तकाजा था कि वो सारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं बैरून मुल्क, अपनी जायदादें वहाँ और कारोबार किए हैं, वो सारे अगर उनमें कोई पाकिस्तानियत का कोई जज्बा है, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, वो क्लेम करते हैं, इक़्तिदार हासिल करने के बाद भी ये क्लेम करते हैं कि हमारे तो पाकिस्तान में है सारा मामला, और पाकिस्तानी जो है इज़्ज़त भी देते हैं उन्हें। अब यही शरीफ फैमिली जो है इन्हें 3 बार इक़्तिदार की मसनद तक पहुँचाया, पाकिस्तानी अवाम ने पहुँचाया ना, कौम ने पहुँचाया, इस मुल्क ने, इस मुल्क का जो फैज़ है इसको अगर आप समेट के यहाँ से बाहर ले जाए तो फिर इसमें मुल्क की खिदमत वाली बात तो कोई नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें चाहिए ये था पनामा पेपर्स के बाद, जिस तरह बैरून मुल्क में भी आप देखें कि कैसे ये इशू टेकअप हुआ, अवाम ने किस तरह टेकअप किया, और 3 वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। तो इसमें बिला इम्तियाज़ कोई रूलिंग पार्टी के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, या कुछ और लोग हैं, उन सबको चाहिए था कि वो अपने अपने पहले तो असासे डिक्लेयर करते कि हमारे ये असासे हैं बैरून मुल्क। ठीक है ना, तो उसके बाद एक मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत, कौम की खिदमत के जज्बे के तहत ये सारा अपना कारोबार वहाँ से समेटते, मुल्क में लाते, यहाँ सरमायाकारी, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें आप, यहाँ इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो इससे मुल्क का फ़ायदा होगा, मुल्क की मईशत मजबूत होगी, रोज़गार के मौके निकलेंगे। इतनी बेरोज़गारी, लोग तो धक्के खाते फिर रहे हैं। की माजरत, जी जी ना चाहते हुए इस मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना हमें भी बनाना पड़ता है। हाँ। उसकी वजह यह है कि अगर अपोजिशन की हम बात करते हैं, अलीम खान को अब जितने भी हम लोग तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन अलीम खान ने जो नॉमिनेशन पेपर अपने N122 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से दिए, उसमें अलीम खान ने ऑफशोर कंपनीज को ऑन किया, ये बताया कि मेरी ऑफशोर कंपनी है। जहांगीर तरीन ने 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए कि मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, मेरा फ्लैट ज़रूर है लंदन में, लेकिन जिस तरह से मैं लेके गया हूँ पैसा, वो तमाम रिकॉर्ड मेरे पास है, मैंने टैक्स दिया। लेकिन सर सवाल ये है कि हुकूमत पे सवाल उठेगा, क्योंकि मैं पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी आपसे यही जिक्र किया था कि अगर कोई छोटा सा भी इशू होता है तो हुकूमती वज़रा 3-4 जो हुकूमती वज़रा जो तर्जुमानी करते हैं, वो कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके तर्जुमानी करते हैं, वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट PID में ले आते हैं, PID में बैठ के दिखाते हैं, लेकिन अभी तक कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया नहीं है। देखिए असामा, बात ये है, ये ऑफशोर कंपनियों का शोर क्यों उठा है? ये अगर जायज़, ठीक है, कानूनी तकाजे पूरे, इन्होंने भी कानूनी तकाजे पूरे किए हुए, ठीक है ना, ये भी क्लेम करते हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन इनकी ज़ाहिर यकीनन होगी। बात यह है कि ऑफशोर कंपनियां बनाने की नौबत क्यों आती है? इसके पीछे जो ये जो सारे अफशा हुए, इसका यही है कि ये टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स बचाने के लिए ये मुल्क से बाहर अपने कारोबार लेकर जाते हैं और वहाँ के कानून की तो पाबंदी करते हैं ना।
तो इस तरह आप देखिए, अगर इन्होंने भी ऑफशोर कंपनी बनाई और ओन किया इन्होंने, ठीक है ना, ओन किया। अलीम खान, आपने अलीम खान की बात की, मुझे बड़ा अलीम खान के पस मंज़र का मुझे बड़ा काफ़ी इल्म है। वो किसी और नशिस्त में बात होगी। बहरहाल अगर ऑफशोर कंपनियां इन्होंने खुद भी ओन की हैं तो इनमें और इनमें क्या फ़र्क है? आपने भी टैक्स चोरी करने के लिए बाहर सरमायाकारी की, बाहर कंपनियां बनाई, इन्होंने भी कंपनियां बनाई। इनका ये है कि ये चूंकि रूलिंग पार्टी है, इन पे ज्यादा अब नहीं सर, वो सवाल अपोजिशन सवाल ये उठाती है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उन कंपनीज में, सर वो पैसा वो कहते हैं कि बताएं कि ये पैसा कौन सा पैसा है और ये पैसा लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से। यही बात है ना, क्योंकि हम तरीन साहब की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं तो लीगल पैसा लेके गया हूं। यही बात ये भी कहते हैं कि मैं लीगल पैसा, ये लीगल कैसे होता है? अगर आप टैक्स चोरी करने के लिए पैसा बाहर ले जा रहे हैं तो ये कोई इखलाकियात, कोई शर्म हो या वाली बात है? सर पिछले प्रोग्राम वाली इखलाकियात वाली बात आ गई। वही है ना, इस हमाम में तो सारे नंगे हैं। आप किस किस का आप नाम लेंगे? ये जो प्रॉपर्टी टाइकून बने हुए हैं, ये अलीम खान साहब कैसे मर्ज हुए हैं, ये बड़ा एक तवील दास्तान है। इसमें आप देखिए, अभी भी देखिए, ये जलसे जुलूसों पे जितने इखराजात हो रहे हैं, थोड़ा सा इसका भी हिसाब किताब कर ले कि ये कहां से पैसे आ रहे हैं। ये करोड़ों रुपए में होता है, एक एक जलसा करोड़ों रुपए में होता है। जो लगाते हैं इस जलसे पर इतनी रकम, क्या वो चुप करके बैठ जाते हैं? क्या उनके दिल में दर्द नहीं उठता कि मेरा पैसा इस तरह कुछ फायदे होते हैं ना? ठीक है ना, कुछ समेटना होता है इसकी आड़ में। और इस जलसे के तो ऑर्गेनाइजर भी खान साहब, अलीम खान साहब। हाँ, अभी देखिए ना, अभी कौन सी इंतखाबात की कोई फिजा चल रही है, आप इस तरह बेदरेग इखराजात कर रहे हैं। लेकिन सर हुकूमत की तरफ भी तो आया ना, हुकूमत जो मानसेरा में जाके सवाल उनसे किया जाता है पैनामा से मुतालिक, और वो जाके मानसेरा में चौथी बार पाइपलाइन का इफ्तिताह कर देते हैं। सर ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना एक हुकूमत पे। अब देखिए, अगर कोई तरक्याती मंसूबे का कोई चौथी बार, सर चौथी बार, 3 बार खुद ठीक बात है। अब देखिए ना, जब इल्जामात की सियासत शुरू होगी, मर्डस्लिंगिंग होगी, तो आगे दिफा में भी तो कुछ अगलों ने करना होता है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सारी एक फजूलियात है, ये सारी, चाहे हुक्मरान रूलिंग पार्टी कर रही है, चाहे अपोजिशन पार्टी कर रही। आपने मकसद, आपका एहतसाब है, जो नारा लगाया आपने, तो उस मकसद की तरफ आए, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करें आप। अब देखिए, कमीशन की तश्कील का जहां तक मामला है, नवाज शरीफ साहब तो इस हद तक आ गए कि उन्होंने आपकी सारी बातें कंसीड कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। चीफ जस्टिस की सरबराही भी उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं मसला लिख देता हूँ। अब वो TOR का इशू, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का इशू आ गया कि आपने ये जो बना लिए, इसमें तो अपने फायदे की बात है। वो कहते हैं कि ठीक है जी, चीफ जस्टिस साहब फैसला कर लेते हैं। सर हुकूमत को आप बनने तो दे भाई, बनने तो दे, कमीशन को तश्कील तो पाने दे। मुझे तो ये फिक्र है कि ये कमीशन बन नहीं सकेगा। सर हुकूमत, मेरा ख्याल है कि इतना मासूम हमें हुकूमत को नहीं दिखाना। ये आसिफ साहब, अगर बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने तमाम चीजें मान ली, उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज के नहीं, चीफ जस्टिस के अंडर बनाया जाए, तो नवाज शरीफ साहब ने वो भी खत लिख दिया। लेकिन सर अगर वो डाल रहे हैं कि 1947-48 से लेके बिल्कुल तब से लेके होना चाहिए, अभी कल परसों, सर अगर मैं कंप्लीट कर लूं, सबका होना चाहिए, 1948 से होना चाहिए। लेकिन सर क्या ये आप इस बात की तायद नहीं करेंगे कि सिटिंग जो गवर्नमेंट है और जो सिटिंग वज़ीर आज़म है, उससे एहतसाब शुरू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब देखें ना, करें सबका, लेकिन स्टार्ट उनसे करें। मैं आपको बताता हूँ, ये लाहौर में 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने जो यहाँ मीडिया से गुफ्तगू की गवर्नर हाउस पे, क्या कहा उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी फैमिली समेत खुद को चीफ जस्टिस के सपुर्द कर रहा हूँ, ठीक है ना। चीफ जस्टिस जो चाहे करे, कमीशन तश्कील दे, एहतसाब करना है, शुरू करना है, मेरी ज़ात से करना है तो पहले मेरी ज़ात से, ये कहा कि नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है, ये भी उनकी स्वाबदीद है। चीफ जस्टिस साहब चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं, उसमें मोल्ड कर सकते हैं, जैसे भी जिस तरह भी वो सूटेबल समझे। लेकिन सर फिर अपने वो जो ये उनके जो दूसरे वज़रा हैं, उन तक ये बातें वो क्यों नहीं पहुंचाते? वो कहते हैं कि नहीं, हम TORs भी नहीं मान रहे, हम ये नहीं। जब इधर से हट धर्मी होगी तो उधर से भी हट धर्मी होगी, ठीक है ना। और सर मैं कल की मैं तलाल चौधरी साहब की बातें ऐड करना चाहूंगा, जो तीनों साद रफीक साहब, परवेज रशीद साहब और तलाल चौधरी बैठे हुए थे। सर क्या लफाजी क्या उनकी कि DNA का टेस्ट भी करवाएंगे, फ्रेंसिक का करवाना है, फ्रेंसिक का करवाएं, लेकिन फिर हम DNA का भी करवाएंगे। सर ये कोई मजे का खेज और शर्मनाक बातें नहीं है? ये सब बातें शर्मनाक हैं, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से। जब ब्लेम गेम शुरू होगी तो फिर कोई भी कसर नहीं छोड़ता, ठीक है ना। किसी की जातियात तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर ये दरवाजे खुद ओपन करेंगे जातियात पर अटैक करने के, इनकी तरफ से भी तो ऐसे ही दोनों तरफ से, सर एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से है, ठीक है ना। तो इसमें इखलाकियात का जनाजा तो ये खुद निकाल रहे हैं।
और यही हालात होते हैं। मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता है, ऐसे ही हालात जो पैदा करता है सियासतदानों के, फिर वो ताले आजमाओं को मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उन्हें कंधा फराहम करते हैं, फिर एक इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था बेनजीर साहब और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ लंदन में बैठकर, तो कम से कम उसकी ही अगर पासदारी की जाए, उसमें आप देखिए उसमें भी फिर बैकआउट शुरू हो गया था। जब जरदारी साहब इक़्तिदार में आए तो उस वक्त ही उसमें मेन मेख का सिलसिला शुरू हो गया था। तो बहरहाल उसमें भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से भी एक ये तासर है कि ये मिली भगत है, इक़्तिदार की बारियां लेने के लिए इन्होंने एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ किया है, फायदे समेटने के लिए कि एक टर्म आप ले लें और जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं वो छुपाए रखें, दूसरी टर्म हम ले लेते, आपकी कमज़ोरियाँ हम छुपाए रखेंगे। तो ये जो सिलसिला है ना, इस वजह से भी फिर जो जमहूरियत का पौधा जो है वो कमज़ोर होता है और जमहूरियत की पटरी जो है वो ट्रैक पर सुबह खरामी से नहीं चल पाती। और मौका मिलता है जो लोग पहले ही ताक में बैठे होते हैं, 4 तजर्बे हुए हैं यहाँ जर्नैली आमजीतों के, कम से कम उससे सबक हासिल कर लेना चाहिए हमारे मोहतरम सियासी कायदीन को कि अगर आप फिर उसी डगर पे चल रहे हैं, वही रवश है आपकी, और आप फिर दावत दे रहे हैं मावराए आइन इक़दाम वालों को, तो इसमें क्या मुल्क की खिदमत कर रहे हैं आप, जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं, किसकी खिदमत कर रहे हैं? मकसद अगर एहतसाब है तो आप कमीशन बनने दें कम से कम, ठीक है ना। कमीशन के बाद आप देखिए उसको कम से कम चलने तो दे, उसके बाद कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात है तो आपके पास मौके हों कि आप चीफ जस्टिस के पास चले जाएं। कब एक्सपेक्ट करें, क्योंकि चीफ जस्टिस तो वापस आ चुके हैं, तो आजकल में हम कोई तवक्को रखें कि आजकल में कोई डेवलपमेंट होने वाली है? सब यही बात है। मेरा जो फियर है, अब जिस तरह ये एग्रेसिवनेस आ रही है पॉलिटिक्स में और जिस तरह इल्ज़ाम तराशी हो रही है, पहले भी जब कमीशन बने थे ये इंतखाबी धांधलियों के हवाले से और जिस तरह मार्शलिंग हुई जुडिशरी पे, इसी तरह अगर ये सिलसिला कंटिन्यू करता है अब भी जैसा कि आसार नज़र आ रहे हैं, तो मुझे फियर ये है कि चीफ जस्टिस साहब पहले भी एक इशारा दे चुके हैं कि मुश्किल है हमारे लिए अदलिया में से जजेस फराहम करना कमीशन के लिए। उन्होंने एक ये एक्सक्यूज़ दिया था कि हुकूमत के पास और भी बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, तो उनसे आप करवा लें। तो चले आसिफ साहब, ये इसी पे बात करते हैं। मुमकिनात में शामिल है कि मुमकिन है कि चीफ जस्टिस अग्री ना करे कमीशन के लिए, तो सर फिर क्या देखते हैं? यही तो बात है ना, यही तो मेरी फिक्रमंदी भी यही है कि आगे फिर क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक है ना। जिस तरह ये एक ब्लेम गेम चल रही है, इस तरह तो जाहिर है सीधा आगे चल के फिर वही मेरे अजीज हम वतनों का नारा ही लगेगा, फिर उसके बाद और तो कोई गुंजाइश नहीं निकलती। तो सर वो जो पार्लिमानी कमीशन की बातें की जाती हैं, शाह साहब कायदे पे इख्तिलाफ ने भी ये सजेशन दिया है कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, तो सर इस जानिब फिर आप आता देखते हैं अगर चीफ जस्टिस रिफ्यूज कर देते हैं? देखिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं। अगर पार्लियामेंट को आप नुमाइंदा समझते हैं, कौम की एक नुमाइंदा फोरम समझते हैं और आप इस फोरम पर आने के लिए कौम के पास जाते हैं, उनके वोट लेते हैं, तो बात करते हैं कि सारे मामलात कौम के सामने रखेंगे, लेकिन कौम से यानी कि पार्लियामेंट से बाला अगर आप सारे इश्यूज़ को टैकल करते हैं, टेकअप करते हैं, डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट से बाहर, तो फिर मेरा ख्याल है वो ना कौम की खिदमत। तो सर अगर पार्लिमानी कमीशन की जानिब आते हैं, आपके नज़दीक कुछ ऐसे अरकान पार्लियामेंट मिल जाएंगे जो कमीशन को देखें, कमीशन में जिनको शामिल किया जाए और तमाम लोग उन पर मुत्तफिक भी हों? मैं ये नहीं कहूँगा कि उन पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, वो तो खुद एक किस्म की एक पार्टी है ना। वो इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट में जितनी पार्लियामेंट जमातें मौजूद है, वो इत्तेफाक राय से एक फैसला करे कोई जुडिशल कमीशन तश्कील देने का। ज़ाहिर है कोई जुडिशल कमीशन बनेगा या इंक्वायरी कमीशन बनेगा तो वो किसी MNA या सेनेटर पर मुश्तमिल तो नहीं होगा, वो तो ज़ाहिर है अदलिया में से किसी को लेना है ना आपने, या जो एक्सपर्टीज़ है इंक्वायरी के मामलों में जो इदारे हैं, FIA है या दूसरे इदारे हैं, तो उनमें से ही आपने किसी पर्सनैलिटी का, FIA और दीगर इदारों को तो इतना तनकीद का निशाना अपोजिशन बनाती है। यही बात है ना। अब बात यह है कि किसी को बख्शेंगे आप, किसी को छोड़ेंगे आप, किसी पर एतमाद करेंगे तभी को बेल मंडे चलेगी ना। इदारों की कारकर्दगी भी तो वैसी है ना कि तनकीद करना पड़ती है। यहाँ तो माटो ये है कि आपने प्राइम मिनिस्टर के गले में फंदा डालना है हर सूरत, उसको इक़दार से घसीट के बाहर लाना है। जब मकसद ये होगा तो फिर दूसरे जो मकासद है, जो आला और अरफा मकासद है एहतसाब के, वो तो कभी पूरे नहीं होंगे। सर आने वाले दिनों में कमीशन के हवाले से, खुसूसन पैनामा के हवाले से सूरत हाल कुछ गंभीर होती दिखाई दे रही है मुझे तो, आपसे रहनुमाई लेना चाहूंगा कि आप क्या दिखाई क्या दे रही है? गंभीर जो बना रहे हैं सूरत हाल, ठीक है ना। ये यानी कि अग्रेसिवनेस की पॉलिटिक्स में
मुल्क को उस तरफ धकेल रहे हैं जहाँ जमहूरी कदरें जो हैं वो पामाल होती हैं और जो शराफत शाइस्तगी की जो बात है, जो शर्फ इंसानियत के जो तकाजे हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। फिर तो राज करेगा खालसा वाली बात होती है ना। तो मेरी यही दरख्वास्त है इनसे, यही इल्तिजा है इनसे कि आप कम से कम ऐसे हालात पैदा ना करें कि फिर वही वो क्या इसी जहर को तरियाक समझकर पी ले, नासिहों को तो सजा ही नहीं देता कुछ भी। तो ऐसे हालात ना पैदा करें आप कि जहर को तरियाक समझकर पीना पड़े। ये बहुत बड़ा अलमिया होता है, बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए। जिस सिस्टम के तहत इस मुल्क की तश्कील पाई है, जिस मकसद के तहत बानियान पाकिस्तान ने ये अर्ज़ वतन हासिल की थी, जिसे हम मुल्क खुदादात कहते हैं, कम से कम उसका अपने बानियान पाकिस्तान जो है उनके मंशूर, उनके माटो, उनके मिशन जज्बे की पासदारी करें, उसका ख्याल रखें और इस मुल्क को सिस्टम के साथ आगे चलाने की बात करें, सिस्टम को मजबूत करें। सिस्टम मजबूत होगा तो मुझे यकीन है कि ये सारे एहतसाब के तकाजे हैं ये भी पूरे होते रहे। सर, अब चीफ जस्टिस के फैसले का इंतजार है बड़ी बेसब्री से कि वो क्या फैसला करते हैं। फिर डिबेट इसके आगे शुरू मेरा ख्याल है आज से शुरू, आज शायद कुछ ना कुछ मुमकिन है कि एक दो दिनों में अब फैसला आ जाना है, डेफिनेट होगा। और मुझे फियर यही है ज़्यादा कि जो इस वक्त ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें चीफ जस्टिस साहब कभी रिस्क नहीं लेंगे अपने किसी जज के दामन पर दाग लगवाने के लिए कि वो उसको कुर्बानी का बकरा बनाए और ऐलान करेंगे इसकी सरबराही में कमीशन बनेगा। अल्लाह करे कि इनमें इत्तेफाक हो जाए। जिस तरह पहले डिस्कशन हुई, अगर पार्लियामेंट में बैठकर आप इत्तेफाक राय से किसी एक पर मुतफिक हो जाए, अगरचे पहले भी इत्तेफाक हुआ था, ये जो साबिक चीफ जस्टिस थे नासरुल मुल्क साहब, उनकी सरबराही में जो जुडिशल वो बना था जो इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात वाला, लेकिन उनका क्या हासिल किया इन्होंने, वो इत्तेफाक राय वाले थे ना। इससे पहले फखरू भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो भी इत्तेफाक राय वाले थे। उनकी जो भाद उड़ाई इन्होंने मजबूर हो के उन्हें बाहर निकलना पड़ा, फिर इस्तीफा दे के जाना पड़ा। फिर तो ऐसी फिजा में कौन शुरफा जो है वो कैसे। सर, एहतसाब के हवाले से बिल्कुल जो नैब है, दीगर एहतसाब के इदारे हैं, अगर उन पर एतमाद नहीं करते हैं हम लोग, जिस तरह से एक फिजा बनाई जाती है, जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है वो इन इदारों को यकीनी तौर पर और खुसूसन तनकीद का निशाना ज़रूर बनाती है। अब अगर ऐसा जैसे इमरान खान साहब ने भी कल कहा, 2-3 बार पहले भी कह चुके हैं कि कमीशन की जरूरत नहीं है, मियां साहब आधे घंटे में बता सकते हैं सब कुछ। आप इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि अगर वज़ीर आज़म वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दे अपने, बिल्कुल मैं इत्तेफाक वो दिखा दें, तो लेकिन एक एहतसाब के लिए बनाया जरूर, सबका एहतसाब किया जरूर जाए। बिल्कुल मैं 100% इत्तेफाक है। तो मैंने तो पहले भी कहा है कि जब ये पनामा लीक्स का इशू शुरू हुआ था उसी वक्त यानी कि मियां साहब भी जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं ये भी डिक्लेयर कर देते हैं। डेविड कैमरून ने दिखाया अपने एसेट्स, वो देखे ना, उन्होंने सेटल किया पार्लियामेंट में, बिल्कुल पार्लियामेंट में उन्होंने सेटल किया, कॉन्फिडेंस की फिजा बिल्ड हुई वहाँ। ये भी उसी एक्सरसाइज को यहाँ कर सकते हैं, अप्लाई किया जा सकता है। पार्लियामेंट के थ्रू अगर आप कर लेते हैं, इत्तेफाक राय हो जाता है किसी कमीशन की तश्कील पर, कोई कॉन्फिडेंस वाला बंदा मिल जाता है आपको, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इस मौका से फायदा उठाकर रगेदना ही रगेदना है कि अब ये बटेरा हाथ आ गया तो इसको अब जाने नहीं देना हमने, वही मतलब वो बचाए ना खुद को रंगेदे जाने से बचाए। वो जैसे आपने भी फरमाया कि इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती है कि पार्लियामेंट में आके वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। लेकिन मैंने पहले भी ये सवाल किया, शायद आप उसका जवाब नहीं दिया आपने अभी, मैं लेकिन फिर चाहूंगा आप उसी का जवाब दें कि वज़ीर आज़म अगर डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, और क्या अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए गए इनके दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट हमने नहीं देखा है, इल्जामात ही देखे हैं, अभी तक डॉक्यूमेंट कोई नहीं देखा। दूसरे इश्यूज का मैंने रेफरेंस दिया कि डॉक्यूमेंट दिखा दिए जाते थे पीआईडी में बैठ के, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया। इसकी वजूहात क्या देखते हैं? क्या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास, कोई सबूत नहीं है, या फिर अपोजिशन ठीक कह रही है? देखिए सामा, हम ये नहीं कह सकते कि ऑफशोर जो कंपनियां बनी हैं वहाँ जितनी कानून की पासदारी होती है, जिन मुल्कों में ख़ास तौर पे बरतानिया में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कानून को वायलेट करने का, कानून से आंखें चुरा के कोई नाजायज़ कारोबार करने का। वहाँ सारे कानून के तकाजे हर एक ने, सब ने, ये जहांगीर तरीन या अलीम खां या जितने भी लोग हैं, अभी तो जितने भी हाँ वो भी आनी है अभी, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कानून के तकाजे पूरे किए बगैर उन्होंने किया होगा। वहाँ मामला तो सारा यही होता है ना, यही हमारे मुल्क में ये सारी बातें हैं ना कि इस मुल्क का खाते हैं
और इसी को घूरते हैं, इसी को लूट मार करके आप बाहर ले जाते हैं सब ये, और इसमें सब के हाथ रंगे हुए हैं इसमें। तो डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक बात है वो यकीनन उनके पास भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर ही। मैं सवाल ये कि अभी तक दिखाया, पहले और इश्यूज के दिखा देते हैं। वो जाहिर है वो यही सोचते होंगे ना कि जुडिशियल कमीशन बनेगा तो उसके सामने पेश करेंगे, ठीक है ना, उसको बनने तो जुडिशियल। लेकिन इखलाकियात का यही तकाजा है, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। मेरी तो अब हमारा तो अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं इसका इजहार अपने कालमों में भी मैंने कई बार किया है कि इन्हें इखलाकियात का जो तकाजा है उसके तहत ही अपना सब कुछ शो कर देना चाहिए। असल वैसे मुझे आजकल जो वज़ीर आज़म के वफादार हैं, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं दानियाल अजीज साहब। मुझे उनका जब मैं बैकग्राउंड देखता हूँ तो मुझे यकीन करें कि मुझे थोड़ी सी परेशानी भी लाहक होती है कि यही दानियाल अजीज साहब ने जिस तरह से वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पर एक हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठकर इल्ज़ामात लगाए, और आज वही उनके बहुत ज़्यादा वफादार हैं। तो मुझे कुछ तशवीश भी होती है कि शायद वज़ीर आज़म साहब पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं। आप अगर कंपेयर करना शुरू करें तो ये हमारा अलमिया है, ठीक है ना, ये इक़्तिदार वालों का भी अलमिया है कि उनकी आंखें बंद हो जाती हैं फिर, यानी कि जितने और ऐसे लोग जो है इनकी तो जरूरत होती है। कॉलर ले लें, फिर आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जरूर। ताहिर साहब जद्दा से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा, बात यह है कि नवाज शरीफ से वाकई गलती हुई है कि शुरू में ये अपने आप को पार्लियामेंट में पेश कर देते तो ये यहाँ तक नौबत ना आता, जो भी होता वहीं निकल जाता, जो भी नतीजा निकलता, उनके पास कोई जवाब ना रहता। ये सब कुछ अभी इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी बात हमारे सियासतदानों की ये रवायत रही है, अगर हम हुकूमत में नहीं है तो दूसरे भी ना रहें, इसके चाहे वो फौज आए हम उसे भी एक्सेप्ट कर ले, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे कोई भी हो, पीपल पार्टी हो, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखें क्या सिचुएशन है कि सब पार्टियां, करप्शन सब में है और बहुत ज्यादा है, वो सब कुछ भूल गए हैं। उनका सिर्फ टारगेट क्या है कि वजीर आजम बाहर निकले और उसके बाद देखना इस तफ्तीश का क्या असर होता है। जिस दिन ये बाहर निकले नवाज शरीफ का पता भी नहीं लगेगा, कोई जिक्र भी नहीं करेगा इस तफ्तीश का कि तफ्तीश में चाहिए कि नहीं, सिर्फ भाग दौड़ लग जाएगी कि कैसे इक़्तिदार की तरफ आए। सिर्फ एम इनका यही है हमारे सियासतदानों का। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इनका कोई एम है। अब देख लो ना क्या क्या पीपल पार्टी वालों पे गंद उछाला जा रहा था, आज उनके साथ बैठे हैं, MQM के साथ बैठे हैं। शुक्रिया ताहिर साहब, आपके पॉइंट्स आ गए हैं। जद्दा से आपने कॉल की, आज सब ताहिर साहब को रिस्पॉन्स किया, फिर आप दानियाल साहब की तरफ आइएगा। देखिए, ये हमारे मोहतरम कॉलर जो है, ये भी वही जो बात मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मकसद अगर एहतसाब है तो उस मकसद की तकमील के लिए कोशिश होना चाहिए, ना कि उस मकसद को ख़राब किया जाए। अब यहाँ जो सियासत हो रही है वो तो सिर्फ ये है कि एक मौका हाथ आ गया है, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, बटेरा का हाथ में आ गया है, तो अब इसको जाने ना दिया जाए, इसको खींचातानी करके इसको दफनाया जाए इसको। तो ये जो नेगेटिविटी है सियासत में, इससे वो मकसद पूरा नहीं होता फिर जिस मकसद के लिए आप मैदान अमल में आए हैं। तो अब बात की आपने दानियाल की, इस तरह आप कंपेयर करें आप हर पार्टी में, और मुझे पूरा यकीन है कि कल को कोई उफ्ताद ऐसी आएगी अगर तहरीक इंसाफ पर, तो उस पार्टी में जो लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी है, यही जहांगीर तरीन है, इनका माजी भी आप देख लीजिए, अलीम खां साहब भी हैं, इनका माजी भी आप देख लीजिए कहाँ से आए हैं। तो ये सारे जो है ना, ये तितर बितर हो जाते हैं फिर। सर पार्टी एफिलिएशन होना मुफादात जो है, लेकिन जिस तरह से नवाज शरीफ साहब पे इल्जामात लगाए गए थे, रावण का जो उन्होंने हाईलाइट किया था इशू, सर वो बड़ा स्वेर किस्म का था। बिल्कुल, ये तो उन्हें देखना चाहिए ना, जिनके साथ ये लगे हुए हैं उन्हें देखना चाहिए कि इनकी वफादारियां कितनी हमारे साथ है और कितनी अपने साथ है और कितनी कुछ और लोगों के साथ। चले सर, परवेज रशीद साहब की तरफ आते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर परवेज रशीद साहब कहते हैं कि पूरे लाहौर को इकट्ठा करने का दावा किया था, 5000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। तो सर इत्तेफाक करते हैं, चले ठीक है, सड़क पे जलसा था, आपको लगता है कि 5000 लोग भी नहीं थे? देखिए, ये सियासत है, परवेज रशीद साहब ने अपनी हुकूमत को तो डिफेंड करना है ना, ठीक है ना, उनका वो दावा कर सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि वो ये भी कह सकते हैं कि कोई बंदा नहीं था, आप उनकी जुबान रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि जब ऐसे इल्ज़ामात की सियासत होगी तो फिर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात, हमला जवाब, हक़ाइक़ पर मबनी होना तो मज़ा भी आता है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है,
बिल्कुल मैं आपसे चलें सर आगे इत्तेफाक आते हैं, सिंध की कुछ बात करते हैं। शाह महमूद साहब ने सिंध में जो करप्शन के खिलाफ तहरीक में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, खान साहब ने भी जाना था लेकिन वो नहीं जा सके। तो अब लगता है आपको कि जिस तरह से एमकेएम पर यकीनी तौर पर एक उनका इमेज जो सामने आया रॉ के हवाले से और जो जीआईटीज में इंकशाफात हुए, उसके बाद जो एमकेएम का एक इमेज बना और उसके बाद अब पाक सरजमीन पार्टी भी सर उठा रही है, एमकेएम के काफी लोग भी उन्होंने तोड़ लिए। तो सर तहरीक इंसाफ को जो एक स्पेस मिली थी, अब दोबारा तहरीक इंसाफ उसे मेंटेन कर पाएगी? इन्हें करना चाहिए। एक वहाँ जो एक खला पैदा हुआ था, यानी कि जो 2013 के इंतखाबात, उस वक्त से हम एनालिसिस करें अगर, तो एक फुटिंग बनी थी इनकी तहरीक इंसाफ की। यकीनन एक वहाँ एक तस्वर ये था कि उनके आगे कोई पर नहीं मार सकता, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, ये दो सिटी जो है। लेकिन इनका वोट का जो परसेंटेज था, इन्होंने वहाँ नकब लगाई मुत्हिदा के वोट पे, तो उसको मेंटेन करना चाहिए था इन्हें। जो बदकिस्मती से नहीं हो पाया, इन्होंने फोकस उधर की बजाय सिर्फ पंजाब पर फोकस किए रखा है। अब भी इनका फोकस पंजाब ही है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब, अच्छी बात है, वहाँ अब सिंध का ये दौरा कर रहे हैं, लेकिन इनका भी मामला देखिए। इनके भाई मुरीद हुसैन कुरैशी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट है उनका। अब शायद आज छपा है या कल छपा है सर, ये आज का अगर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं, वो ये भी आप शाह महमूद साहब के भाई मुरीद कुरैशी साहब फरमाते हैं कि शाह महमूद सियासत छोड़कर दीन और दरबार को वक्त दें और पूरी जमात ये चाहती है कि उनकी इमामत में नमाज अदा की जाए और मुल्तान भर में इस हवाले से पोस्टर्स भी लगा दिए गए। तो शाह साहब के हवाले से उनके भाई की जो सजेशन है, ये देखते हैं कि शाह साहब मानने वाले हैं इसे, जिस तरह से जोशीली तकारीर बात है। जिस आपने एक एजिटेट किया, एक पॉइंट टेकअप किया आपने, ये मुफाद परस्ती के हवाले से कि इनके साथ फलां लोग हैं, तो मैंने रेफरेंस दिया था शाह महमूद कुरैशी का, तो उनका माजी भी इल्ला माशाल्लाह ऐसा ही है। यानी कि पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून, उसके बाद तहरीक इंसाफ, अब भी नज़र उनकी ये जो नाराज़गी वगैरह वो कोई टली तो नहीं अभी तक, नाराज़गी जो चल रही है चौरी सरवर के साथ उनकी, ये सारा एक कश्मकश है, ताकत और इख्तियार की कश्मकश है। तो उसमें नाराज़गी उनकी बरकरार रहती है। तो वो फिर एक शुनीद तो यही है कि शाह महमूद साहब शायद पीपल्स पार्टी में वापस चले जाए, जवेद हाशमी जो है वो शायद नून की तरफ वापस आ जाए। तो ये उड़ाने जो है, ये मुफादाती सियासत के सारे ये मामले हैं। तो शाह महमूद अपने तौर पे अगर वहाँ कर रहे हैं, यकीनी बात है तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर कर रहे हैं, लेकिन अपनी वो एक उनका जो है ना, इनका दावा भी है जिन इलाकों में ये जा रहे हैं मुरीदैन के हवाले से, कि वहाँ इनके जो गद्दी नशीनी का मामला है, वहाँ मुरीद एक हल्का है इनका। जब इन्होंने ज्वाइन किया था तहरीक इंसाफ को, तो उसका ऐलान भी इन्होंने वहीं पे जाके किया था अपने मुरीदैन के सामने। तो अल्लाह करे कि ये इनका जो एक पब्लिक यानी कि जो ताकत का इजहार हो रहा है, ये इनका पार्टी के लिए हो, अपनी ज़ात के लिए ना हो। ज़्यादा खर्चा यही है कि ये अपनी ज़ात को वहाँ उजागर करने के लिए ये सारा शो कर रहे हैं। असद, आखिरी कुछ 5-6 मिनट हमारे पास रह गए हैं। कल मजदूरों का आलमी दिन था सर, और 1 मई जो कि एक हिस्ट्री है इसकी, वो भी हमारे नाज़रीन जान चुके हैं रिपोर्ट्स के हवाले से। सर, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में मनाया गया, लेकिन लाहौर में तो हमें बस जलसा ही नज़र आया, क्योंकि मॉल रोड पर हम देखा करते थे पहले कि 1 मई को जुलूस थे, रैलियां हुआ करती थी, लेकिन कल क्योंकि जलसा था तहरीक इंसाफ को, तो शायद इस हवाले से कुछ रैलियां हमने देखी नहीं है, लेकिन दीगर शहरों में हमने देखी। तो सर, मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाना, क्या सिर्फ ये दिन मनाए जाने तक ही रहना चाहिए, या फिर कुछ वाकईतन कुछ मजदूरों के हवाले से होना भी चाहिए? उसामा, ये हमारा अलमिया है। जो मजदूरों का दिन मनाते हैं, उनकी मजदूरों के साथ आप उनका लाइफस्टाइल देखें। बिल्कुल। ये जो जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये सारे यकबस्ता हालों में बैठकर यानी कि मज़दूरों के हकूक़ की बात जो लोग करते हैं, इससे बड़ी मुनाफ़क़त और कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस्तेसाल जो मज़दूर का है, वो इन्हीं तबकात की तरफ से होता है जो मज़दूरों के हक़ की बात करते हैं। और वो एक दिन यानी कि आलमी यौम मज़दूर जो है, ये भी एक बड़ा एक है, यानी कि ये इस दिन का अगर पस मंज़र आप देखें तो इसमें भी बहुत सारी एक फ्लाज है, बहुत सारी एम्बिगुइटीज़ है, बहुत सारे तज़ादात हैं। ये शिकागो का एक इशू हुआ था जहाँ मज़दूरों का कत्लेआम हुआ था, तो उसकी याद ताज़ा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो बहरहाल हमारा तो ये है कि जब तक
अगर आपने शर्फ इंसानियत की बात कर तो फिर मेहनत में अजमत जो है उसको भी तस्लीम करना है हमने, ठीक है ना। लेकिन मेहनत जो मजदूर की मुशक्क़त मेहनत है वो उसका कोई यानी कि हासिल हसूल कुछ नहीं उसे होता। उनके मजदूर के दिन जो है वो कठिन से कठिन तर। इस वक्त जो हालात है आप देखिए, महंगाई तो अपनी जगह पे, इसके अलावा जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का जो अफरीत हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से इस वक्त खड़ा नज़र आता है, तो उसके पेश नज़र बेचारे जो मफलूकुल हाल घराने हैं वो तो अपने कमसन बच्चों तक को मजबूर है मजदूरी पर डालने के लिए कि उनकी गुज़र औकात नहीं होती इसके बगैर। आप बातें करते हैं उनके यानी कि हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की, लेकिन आप रोज़गार के मौके उन्हें नहीं देते, उनके लिए ऐसी सहूलतें फराहम नहीं करते कि उनकी जो इक़्तिसादी जो तंग दस्तियाँ हैं वो दूर हो जाए। जब तक आप ऐसे हालात पैदा नहीं कर देंगे, ऐसे आसूदगी पैदा नहीं करेंगे मजदूरों के लिए, ये सारी मुनाफ़क़त है, ये सारे नारे जो है नारेबाजी एक दिन के लिए आप लगा लेते हैं, उसके बाद साल भर आप इस्तेसाल करते हैं मजदूरों का, तो इससे बड़ी कमबख्ती और क्या हो सकती है हमारे मुआशरे। कल तो अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मजदूर डे के हवाले से तकरीब से खिताब किया। खान साहब ने भी जलसे में सबसे पहला पॉइंट मजदूरों को उन्होंने अपील किया है कि मजदूरों के हवाले से, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स थे उनमें पहला पॉइंट मजदूरों के हवाले से था। तो आसिफ साहब हम क्या अब मतलब जिस तरह से मजदूर बेचारे कल भी, हालांकि उनका आलमी दिन था, लेकिन मैं दफ्तर आते हुए मैंने रास्ते में देखा कि मजदूरी की तलाश उनको तो पता ही नहीं होता कि उनके हकूक की बात हो रही है सड़कों पर। उन्हें तो बेचारों को, उन्हें तो अपनी रोजी रोटी के लाले पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये हालात जो है, ये हालात ऐसे नहीं बदल सकते, ज़बानी जमा खर्च से ये बात नहीं बनती। आप अमली इक़दाम जब तक नहीं देंगे, कवानीन मौजूद है, ये जो बॉन्डेड लेबर वाले बड़े क्लेम करते हैं कि हमने ये कवानीन बना लिए और वक्ती तौर पर उस वक्त इन्होंने कोई भट्टा मालकान की गिरफ्तारियां भी की थी, कोई कारोबार भी बंद हुआ था शायद उनका, लेकिन उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद फिर वही चाइल्ड लेबर है, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से चाइल्ड लेबर के खिलाफ, जब चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो दिन आया तो भट्टा मालिकान थे उनके भट्टों पर भी छापे मारे गए। जो बच्चे वहां पर काम करते थे उन्हें वहां से निकलवाया गया कि आप इन्हें स्कूल भेजेंगे। सर उसके बाद वो सिर्फ 2-3 दिन ही देखे हम। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप देखिए एक बच्चा किसी खानदान का वाहिद कफील है, उसको आप वहां से उठा लेते हैं, आप कहते हैं कि इसको स्कूल भेजे, वो खानदान तो वैसे ही मर जाएगा, भूखा मरेगा वो। बजाय इसके कि आप ये करें, जरूर एजुकेशन जरूरी है, लेकिन आप इंतजाम भी तो करें ना, उस खानदान की कफालत का भी तो बंदोबस्त करें आप। बिल्कुल सही। अवाम की कफालत सर एक सरबराह के ज्यादा एक हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत कफील, रियासत की जिम्मेदारी है, ये हमारे आइन का तकाजा है। आइन की जो बुनियादी हकूक की शिकें हैं उसमें लिखा हुआ है कि रोजगार, सेहत, तालीम, ये मौके पैदा करना अवाम के लिए ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। ये तो डेविएट कर रहे हैं इस जिम्मेदारियों से, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सर आइन की खिलाफ वर्जी पर हम और तो बड़े शोर मचाते हैं, सियासत भी कर रहे हैं, तो हम अवाम के इश्यूज पर अगर सियासत करें तो क्या अच्छा हो। हमारे अपोजिशन वाले भी अगर इन इश्यूज पर सियासत करें तो जिसमें मेरी वेलफेयर हो, जिनमें आपकी वेलफेयर हो, जिनमें उस मजदूर की वेलफेयर हो, तो क्या ही अच्छा हो कि अगर इन मामला पे अपोजिशन की जाए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। और हर जवाब के मंशूर में जरूर ये दर्ज है, लेकिन उस मंशूर पे अमल कोई नहीं। सर मंशूरों की हद तक, और मतलब हम क्या आइन बिल्कुल पाकिस्तान का आइन है, इसका बिल्कुल एहतराम है, लेकिन एहतराम की हद तक नहीं है, ये अमल दरामद के लिए। आसिफ साहब हम अमल दरामद क्यों नहीं करते हैं? हमने तो जो किताबें हिदायत है कुरान मजीद, उसको गिलाफ ओढ़ के हमने लपेट के रखा हुआ है। कौन अमल करता है? बिल्कुल सही। यही हाल हमारे कवानीन का है, यही हाल हमारे आइन का है। तो सर अब क्या किस तरह से तवज्जो दिलाई जाए हुक्मरानों की? अपोजिशन तो अपने मामलात में है, हुकूमत अपने मामलात में है, मसले मसाइल हैं तो उन मजदूरों के हैं, मसले मसाइल हैं तो हम जैसे लोगों के हैं, और सर हुकूमत भी अपने मामलात में, अपोजिशन भी अपने मामलात में है। तो क्या किसी मजदूर को किसी निचले तबके से उठ के कुछ करना पड़ेगा कि हमारे मामलात को भी देखा जाए? इस वक्त जो अनरेस्ट है, जो हालात, एक तबकाती कशमकश जिस नहज पर अब जा रही है, जिस तरह जिंदा दरगोर हो रहा है मजदूर तबका, आम आदमी, यकीनी बात है इसका रिएक्शन अगर यानी कि उन्हें जिंदा दरगोर करने की पॉलिसियाँ बरकरार रहेंगी तो फिर रूह और तनफ़ुस का रिश्ता जो है वो बरकरार रखने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
फिर गर्दन भी किसी की हाथ आएगी, उनके गरीबान भी किसी के उनके हाथ में आएगी। जाहिर जब उन्हें अपनी जिंदगी की रमक जो है वो खत्म होती नजर आएगी तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब अक्सर ऐलान किया करते हैं कि मुझे खूनी इनकलाब नजर आता है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। ऐसे ये देखिए रूलिंग क्लासेस में से अगर ऐसी बातें की जाए तो इसमें भी मुनाफिकत की झलक नजर आती, बजाय इसके कि आप ऐसी बातें करें, आप स्टेप ऐसे लें कि वो रास्ते मसदूद हो जाए, ठीक है ना, अवाम में जो अनरेस्ट है वो खत्म हो जाए, उनको आसूदगी का एहसास हो, उनके हालात जिंदगी जो है वो कुछ बदले हुए नजर आए उन्हें, तो ठीक है ना। ऐसे स्टेप्स आप लेंगे तो आपको किसी ऐसे खूनी इनकलाब का खौफ नहीं सर अमली तौर पे वैसे नजर नहीं आता है जितने भी, जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब का रेफरेंस दिया, ठीक है खुद को अवामी कहते होंगे, लेकिन सर आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मुनाफिकत की बू जरूर होती है ऐसे बयानात में से। आज सब शुक्रिया तशरीफ लाए प्रोग्राम में। नाज़रीन आपको भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा और आसिफ साहब ने बिल्कुल डिफाइन कर दिया मजदूर डे को कि जिस तरह से हमारी एलीट की जानिब से ऐसे बयानात आते हैं मजदूरों के हक में, यकीनी तौर पर उनमें मुनाफिकत की बू आती है। और कल मैंने एक शेर पढ़ा एक जगह पर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं अपने नाज़रीन से भी शेयर करूंगा। यूं कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ मजदूर रात को ख्वाब देखते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।